तो नमस्कार, मैं शशांक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे की जाती है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, इसके एग्रीगेट्स क्या होते हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड है क्या, वैल्यू एडेड मेथड। फिर दूसरा क्या है, इनकम मेथड। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड के अलग अलग अपने वैल्यूज हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो आज हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम का हम एस्टिमेशन करते हैं। आगे देखिए वीडियो। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अभी हम क्या सीखने वाले हैं। आपको पता है कि हम सीखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं फिर से कि डेफिनेशन भी ज़रूरी है। तो एक बार उसको मैं रिवाइज करा देता हूं, फिर हम आगे सीखेंगे कैसे एस्टिमेशन करते हैं। तो नेशनल इनकम होता क्या है, मीन्स नेशनल इनकम मीन्स फैक्टर इनकम्स जो कि अर्न किए जाते हैं किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा। वही हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा फैक्टर सर्विसेज देके अर्न किए जाते हैं। अब और बता देता हूं, थोड़ा सा और टेक्निकली समझते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम शॉर्ट में NFIA बोलते हैं। तो ये NFIA क्या है, ये मैंने बताया भी है पुराना। अगर कुछ भी आपको याद नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया वीडियोस के, वो सारे देख लीजिएगा आप। एग्रीगेट्स के हैं, बहुत काम आएंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो NFIA ये क्या है, ये वो पैसा, सिंपली लैंग्वेज में ये वो पैसा है जो कि हम भारतीय कमा गए बाहर से, ठीक है। और ये डोमेस्टिक इनकम क्या है, तो ये वो इनकम होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जनरेट होता है। कहाँ होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, वो एक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है जिस एरिया में, जो ये कहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं आपकी भारत की बाउंड्री। डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं भी हो सकती है, भारत की बाउंड्री से थोड़ा बाहर भी हो सकती है। मीन्स जहाँ पे हम इनकम अर्न करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक है वो भारत में रह रहे के, तो सिंपली सीख लेते हैं। जो डोमेस्टिक इनकम है वो भारत में रह रहे लोगों ने जितना पैसा कमाया वो हो गया नेशनल इनकम। मतलब भारत में रह रहे वो कमाया, प्लस भारत से बाहर विदेशों से जो पैसा भारत ने कमाया वो, ठीक है। इतना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे मेथड। तो इनमें हम 3 मेथड हैं। पहला मेथड आपका क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा इनकम मेथड। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड, देखिए हम जब तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमें नेशनल इनकम नहीं मिलता। नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं अपने इस नेशनल इनकम लैंग्वेज में, NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, सारा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। उसको दोबारा इसमें वीडियो में डालूंगा तो वीडियो लंबा होगा, तो आपको बोर करेगा वो, ठीक है। तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब नेट फैक्टर जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे वो डायरेक्ट नहीं आता। तो हमें कोई भी मेथड, मतलब जैसे वैल्यू एडेड मेथड से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, GDP मार्केट प्राइस मिलेगा। इनकम मेथड से NDP फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, और एक्सपेंडिचर मेथड से GDP मार्केट प्राइस मिलेगा। और हम इन तीनों से फिर एक छोटे से फॉर्मूले के द्वारा NNP फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी आगे हम मिलेगा तो हम इसको सीखेंगे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की। तो पहला हमारा मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम जानते हैं कई और नामों से भी जानते हैं, जिसको वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मेनली होता क्या है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, उसमें कितना वैल्यू ऐड हो रहा है हम उसी को ही देखते हैं, और उसी के हिसाब से हम जानते हैं क्या है, लास्ट में हमें मिलता है क्रॉस वैल्यू एडेड, और उसी को ही हम GDP मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेक्निकल चीज़ें हम अभी आगे सारे सीख लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जल्दी से डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड, ये वो मेथड है विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन के रूप में हम इसको समझते हैं। बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने भी
प्रोडक्शन करने वाले एंटरप्राइज है उनके द्वारा। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। तो इन दो और नाम से भी जाना जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट कहता है वो हम समझते हैं। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये वैल्यू एडिशन क्या है, मतलब कि कितना हमने प्रोड्यूस किया है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बताएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन बताएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब वैल्यू एडिशन या फिर वैल्यू एडेड कैसे होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। अब बारी बारी हम सीखते हैं किसके बारे में, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में भी जानेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में भी जानेंगे। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो देखते हैं। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें मैं कोई बीच के गुड्स को नहीं ले रहा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के जो कंप्लीट बन चुके हैं, और वो गुड्स और सर्विसेज का क्या मार्केट वैल्यू है, ठीक है। इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल। तो जितना हमने बनाया है वो अगर सारा सेल हो गया तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स की जितनी होंगी वही हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा नहीं सेल हुआ हो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नॉर्मली हम क्या जानेंगे, नॉर्मली वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स है। बट अगर इंटायर आउटपुट सोल्ड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड कर देंगे, जो सेल्स हैं उसमें ऐड कर देंगे डेल्टा स्टॉक, मीन्स अगर कोई स्टॉक अनसोल्ड रहा हो, ठीक है। इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ आउटपुट अगर नहीं सोल्ड हुआ है, इट इज एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक, तो फर्म्स के इन्वेंट्री स्टॉक में हम उसे ऐड कर देंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन स्टॉक, इसे हम क्या समझेंगे कि स्टॉक में चेंज हुआ है, मतलब ये हमारा कुछ माल बच गया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान। इन सच सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग। तो पूरे साल में क्या चेंज हुआ है, पूरा साल में क्या सेल हुआ है, ये हमें आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स था, जब पूरा बिक जाता है, पूरा नहीं बिकता है तो जितना बचेगा हम उसे डेल्टा स्टॉक में मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइमरली इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम क्या लेंगे, वो सारी चीज़ें लेंगे, मतलब कि जितना हम ये एक तरह से ये समझिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है कि जितना हमारा खर्चा हुआ किसी चीज़ पे, तो सेल क्या थी, जितने का हम सामान बेचेंगे, तो बीच का जो बचा वो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ। सिंपल लैंग्वेज में तो यही है कि अगर मैंने 10 रुपये का सेल किया, 8 रुपये का खरीदा था, तो हमारा खर्चा 8 रुपये का हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल हुआ 10 रुपये का, तो जो 2 रुपये वही तो वैल्यू एडिशन है, और यही हमारा क्या है, यही से हम, यही हमारी इनकम हो गई, यही हमारा जीडीपी आ गया, और यहीं से हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही सीखेंगे। अब क्या है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसमें वो नॉन फैक्टर इनपुट्स आते हैं, उन चारों को छोड़कर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको छोड़कर जितने भी सारे बचते हैं वो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ अब एक छोटा सा टेबल देखिए, आपको मैं इसमें समझा देता हूँ कि हम वैल्यू एडिशन दिखाते कैसे हैं, एस्टिमेशन कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है ना, उसका पूरा आउटपुट कितना है, 600 का है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बगल में दिया भाई बीच में 200 रुपये, यानी उसके आप सिंपली समझिएगा 200 रुपये उसका खर्चा हुआ, 600 रुपये में वो बेच रहा है, तो वैल्यू कितना ऐड किया, वो 400 के। फिर हो गया फ्लोर मिल पे बेचा कि भाई लो मेरा गेहूँ जाओ उसको पिसवा के आटा बेचो, तो फ्लोर मिल पे क्या हुआ, फ्लोर मिल पे आया 600 रुपये में, इसने फार्मर से 600 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और इसने सेल किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप देखो सेल किया 800 में, तो इसने भी 200 वैल्यू ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, इसने बेच दिया बेकर्स को, लो भाई इसको लो कुछ बना लो, तुम केक बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तब बेकर ने क्या किया, उसको खरीदा 800 रुपये में जो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, और उसको बेचा 1000 में शॉपकीपर को केक बना के और बेकरी के कुछ कुकीज़ और बिस्किट्स बना के, इसने भी 200 रुपये वैल्यू ऐड कर दिया। फिर शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर ने 1000 में खरीदा था तो वो 1200 में जनता को बेचेगा, हमारे आप जैसे लोगों को, तो उसने भी क्या किया 200 रुपये में वैल्यू ऐड कर ली। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे सब वैल्यू एडेड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में भी वैल्यू ऐड हो जाता है, और हम
क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस थे, मैंने एग्जांपल में बताया था, जैसे फार्मर्स है, फ्लोर मिल्स है, बेकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपीएमपी। तो इसे ही हम जीडीपीएमपी कहते हैं, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। यही तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। जीडीपीएमपी का डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी एक साल के दौरान, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज बने हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उस टाइम। नाउ हैविंग एस्टिमेटेड जीडीपीएमपी वी फाइंड आउट द एनएनपीएफसी। अब हमें जीडीपीएमपी मिल गया है, तो हम जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी कैसे जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम 3 मेथड सीखते हैं, और तीनों मेथड में डायरेक्ट एनएनपीएफसी नहीं मिलता, हमें डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं मिलता, हमें मिलता है जीडीपीएमपी या फिर एनडीपीएफसी। तो यहां से हम एक छोटे से फॉर्मूला के द्वारा हम आगे एनएनपीएफसी पहुंचते हैं, जैसा कि यहां पे है, शो कर रहा है। तो एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो आइए जीडीपीएमपी में से हम जब डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें मिलेगा एनडीपीएमपी। ठीक है, और उसमें से क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, उसे माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, अब ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट मिला, ये हमारे पूरी इनकम हुई, कहाँ की हुई, देश की अपनी होगी, पर इसे हमें नेशनल इनकम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से भी पैसा कमाए वो भी जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिल गया, एनपीएफसी नेशनल इनकम। ठीक है, हमने सीख लिया इसके बारे में। आगे कुछ प्रिकॉशंस रखना भी जरूरी है कि कहीं हम उल्टी सिल्टी चीजें तो ऐड नहीं करते रहे, ताकि हमारा समझने का सिस्टम खराब नहीं हो जाए। तो हम उस प्रिकॉशंस को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अकाउंटेड फॉर, बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। तो जिस साल उस सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा गया होगा उसी साल उसको ऐड कर दिया गया होगा। तो आप बार बार ऐड करके उसका सिस्टम नहीं खराब करो, दोबारा मत ऐड करना सेकेंड हैंड गुड्स का। आगे, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और जीडीपी, बिकॉज कमीशन इज अवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। अब कमीशन को क्या है, कमीशन को लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि कमीशन कोई बेचारा मेहनत करता होगा। अब जैसे उसने किसी ने क्या किया कि घटिया सामान लेके आया 10 रुपये में, थोड़ा सा मेहनत किया उस पर और अपना बुद्धि चलाया, और हम में से आपको किसी को चिपका दिया, हम बड़े सीधे साधे, तो उसने कमीशन लगा लिया। तो थोड़ी सी उसने मेहनत की इसलिए उसने कमीशन पाया, तो कमीशन को हम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating value added because these goods are like those produced in the for the market। ठीक है, अब जैसे खुद के हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एल लगाएंगे, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस हुआ ना मार्केट में तो है ही, भले हम यूज़ कर रहे हैं। दे आर सिंपली नॉट फॉर सोल्ड ओइंग टू देयर नीड फॉर द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ। तो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, तो आखिर वो प्रोडक्शन तो हुआ है ना उस चीज़ का, तो भले सेल के लिए नहीं हो लेकिन वो हम उसको लेंगे जरूर। एग्जांपल में है कार यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को भेजने के लिए हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर भी भले सेल नहीं कर रहे हैं फिर भी हम उसे लेंगे, किस में लेंगे, नेशनल इनकम में लेंगे। Imputed value of production for self consumption is taken into account again because these goods are like those produced for the market। जैसे मान लीजिए मैंने कोई घर है खुद ही उस पर ऑक्यूपाई किया हुआ तो उसका कुछ इम्प्यूटेड रेंट होगा, अगर मैं नहीं ऑक्यूपाई करता तो मैं कहीं ना कहीं तो पे करता ना वो, तो इसको भी हम लेंगे। क्यों लेंगे, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है इसका, और कोई ना कोई तो इस्तेमाल करता ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, वीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ। अब जो फार्मर्स हैं वो खुद वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो वो यूज़ कर रहे हैं क्या उसको हम नहीं लेंगे, लेंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन हुआ है, किसी न किसी के लिए तो हुआ ही है। ठीक है, तो ये सब कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस थे। तो आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी मैं अगले वीडियोस में कुछ इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप और अच्छे से इसको समझ जाओ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जरूर देखिएगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।